हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर्स। कैलेंडर्स का टॉपिक स्टूडेंट्स को कई रूप में परेशान करता है। पहला, थोड़ा तो ये कंफ्यूजिंग भी है, समझने में टाइम लगता है, और दूसरा, जो बच्चे इस टॉपिक को समझ भी लेते हैं उनको इसके क्वेश्चन से करने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। आज इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे मैं कैलेंडर के बेसिक्स आपको क्लैरिफाई करूं और साथ में ये भी इंश्योर करूं कि आप कैलेंडर के क्वेश्चंस को 30 सेकंड से कम में मैनेज कर लें। तो ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक चीजें बात करते हैं। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं कैलेंडर के बारे में बात करूं तो सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो इंफॉर्मेशन रहती है ईयर की। ईयर नॉर्मली तो हमको पता है कि ईयर को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल ईयर, जिसमें कि कितने दिन होते हैं ये हम सबको पता है, 365 डेज, और हर चौथे साल इसमें एक एक्स्ट्रा डेट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं लीप ईयर, यानी हिंदी भाषा में हम कह सकते हैं अधिवर्ष, और इसमें कितने दिन होते हैं 366 डेज। ये जो 366 डेज है वो कब आते हैं? जब फरवरी में एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ जाता है और फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मली फरवरी में 28 दिन होते हैं। ये ईयर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस और भी हैं जो हम समझ सकते हैं। यहां पर हमने एक बात करी और हमने बताया कि लीप ईयर हर चौथे साल आता है। तो अगर क्या इस बेसिस में मैं पूछूं आपसे कि क्या 1772 लीप ईयर था, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1772 लीप ईयर था या नहीं था, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप क्या करेंगे? इस नंबर को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो हम सबको पता है कि अंत की 2 डिजिट्स यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, इकाई का स्थान और दहाई का स्थान, ये नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो जाए तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। तो जैसे मैं देखता हूं यहां पर अंत में इकाई में क्या है 2 और दहाई में क्या है 7। तो इसका मतलब है 72 को मैं 4 से डिवाइड करके देखूं और अगर ये नंबर डिवाइड हो जाए किससे? 4 से, तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। तो ऐसे बढ़ते हैं, देखिए कितना आ रहा है, यहां से काट के देखते हैं, ये आ जाएगा 1 और 8 18, और ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब है कि 1772 एक लीप ईयर है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आसान होने के साथ इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि साल 1900 लीप ईयर था या नहीं था, तो इसके बारे में भी अगर जानकारी करनी हो तो हमें क्या करेंगे? हमारी समझ ये कहती है कि अंत की 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देखें, पर यहां अंत की 2 डिजिट क्या है? 00, और 00 को तो 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये पूरा नंबर डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये नंबर एक स्पेशल नंबर है क्योंकि ये एक तरीके से सेंचुरी कंप्लीटिंग नंबर है। जब हम सेंचुरी कंप्लीटिंग ईयर की बात करते हैं तो उसे हम सिर्फ 4 से डिवाइड नहीं करते, हम इसको 400 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है 1900 का हम भाग तो देंगे, लेकिन किससे? 400 से। अगर ये नंबर 400 से भाग जाएगा तो ये लीप ईयर है, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं हो सकता। तो देखें जरा, ये 2 0 से 2 0 कट गए, और हमें पता है 19 4 से पूर्णतया भाग नहीं दिया जा सकता। इसका मतलब है कि 1900 लीप ईयर नहीं है। ये तो एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है क्योंकि हम लोग जिस एरा में देख रहे हैं उसमें तो हमें पता है कि एक साल 2000 आया था, तो साल 2000 की बात करते हैं। साल 2000 लीप ईयर था या नहीं था? हाँ, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, आप अगर सोचेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि लीप ईयर था। तो जरा इसको इस मैथमेटिक्स से भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखें भाई, 2000 को अगर हम 400 से भाग दें तो 2 शून्य तो कट गए, और इसके बाद क्या होगा? 20 को भाग देंगे 4 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब है चूंकि ये पूर्ण रूप से कट गया तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये एक लीप ईयर होगा। इसका मतलब है जानकारी के आधार पर हम कुछ चीजें कह सकते हैं, क्या? कि 1700 लीप ईयर नहीं था, 1800 लीप ईयर नहीं था, 1900 लीप ईयर नहीं था, परंतु 2000 एक लीप ईयर है। तो जिन भी प्रश्नों में अगर ऐसे साल आए जो कि सेंचुरी कंप्लीटिंग ईयर्स हों तो उन्हें हम क्या करते हैं? 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। लेकिन मान लीजिए सवाल कुछ ऐसा आ जाए 1798,
ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अंत की 2 डेट्स को पकड़ेंगे और इनको 4 से भाग देकर के देखेंगे, तो हमें दिखाई पड़ जाएगा ये पूर्णतया 4 से भाजित नहीं होता, तो इसका मतलब है 1798 लीप ईयर नहीं है। अब ये जानकारी जो है कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें सामने लेके आती है, और उस इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हुए जरा इस प्रश्न को थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सन 1900 लीप ईयर था कि नहीं था, तो आप खट से कह देंगे कि 1900 लीप ईयर नहीं था। तो मैं अगर आपसे एक प्रश्न और पूछूं, 1900 से पहले लीप ईयर कब आया होगा, तो 1900 से पहले लीप ईयर कब आया होगा, सीधी सी बात है, ये आया होगा 1896 में। ये साल जरूर लीप ईयर रहा होगा। क्यों लीप ईयर रहा होगा, क्योंकि अंत के 2 साल 4 से विभाजित होते हैं, अगर इसको विभाजित करेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये क्या है, लीप ईयर है। अच्छा, 1900 के बाद लीप ईयर कब आएगा, तो ये देखिए 1900 के बाद लीप ईयर 1904 में आएगा। तो इसका मतलब है कि ये ऐसी सेंचुरीज जो कि 400 से विभाजित नहीं होती है, इसमें लीप ईयर कब आता है, 8 साल बाद। ये एक बड़ी खास सी जानकारी है जिसको हमें पता रखना चाहिए, और इसको एग्जामिनेशन के हिसाब से हमें उपयोग भी करना चाहिए, क्योंकि हम उस समय में हमने कैलेंडर को देखा है जहां पर क्या हुआ, 1996 भी लीप ईयर था, 2000 भी लीप ईयर था और 2004 भी लीप ईयर था। तो हमारे पास जो जानकारी का समीकरण है वो ये कहता है कि लगातार 4 सालों पे लीप ईयर आता है, लेकिन ये सिद्धांत यहां पर टूट जाता है, क्योंकि जब ये सेंचुरी ईयर्स ऐसे होते हैं तो लीप ईयर 8 साल बाद आता है। ये जानकारी आप हमेशा अपने मन मस्तिष्क में रखें, और कभी ऐसा प्रश्न आए तो उसको ध्यान से करें। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम कहते हैं लीप ईयर की बात, लीप ईयर में आते हैं डेज, और डेज को हम कहां बांटते हैं, अगर हम देखें तो हमारे कैलेंडर में हर समय एक बड़ी खास सी चीज होती है, जैसे साल में दिन अलग अलग, महीनों में दिन अलग अलग, कभी किसी महीने में 31 दिन, कभी किसी महीने में 30 दिन, कभी कुछ महीनों में 28 या 29 दिन। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। लेकिन एक इकाई जिसमें हमेशा एक निरंतरता बनी रहती है वो है हमारा वीक, यानी हफ्ता। और हफ्ते की खास बात क्या है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और ये कैलकुलेशन कभी भी भटकता नहीं अपने रूप से। तो ऐसा करते हैं, हम अपनी इकाई या कैलेंडर की गणना का जो मुख्य इकाई है उसे हम हफ्ता बना लेते हैं। हफ्ता मतलब क्या, 7 दिन। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं एक साधारण साल, जो ये कहते हैं ना नॉर्मल ईयर को मैं अगर 7 दिन के हफ्तों में बांटना चाहूं, तो आप बताइए कि कितने इसमें पूर्ण हफ्ते आएंगे और कितने दिन आएंगे। तो हम देखते करते हैं जरा इसको, ऐसा करते हैं 365 का भाग दे देते हैं, किससे, 7 से, क्योंकि 7 हफ्तों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें 7 पंचे 35, 1 यहां से नीचे आ गया 5, 7 दूनी 14, और यहां बचा 1। तो इसका मतलब है 52 तो पूर्ण हफ्ते हो गए और 1 दिन एक्स्ट्रा आ गया। ये जो 1 दिन एक्स्ट्रा आया इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 52 तो पूर्ण हफ्ते और 1 दिन एक्स्ट्रा। इसी प्रकार से अगर हम चलते हैं और देखते हैं ये है अधिवर्ष। अधिवर्ष में क्या होगा, यही चीज वहां पर रहेगी, लेकिन थोड़ा सा रूप बदल जाएगा, क्योंकि 365 की जगह ये 366 हो जाएगा। 366 को 7 से भाग दें, सारी चीजें लगभग वैसी रहेंगी, कुछ एक छोटा सा बदलाव आ जाएगा, और वो ये आ जाएगा कि यहां पर जो शेषफल है वो कितना हो गया, 2। यानी कि लीप ईयर में, जिसमें कि 360 दिन होते हैं, उसमें 52 हफ्ते तो पूरे होंगे और 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा और 1 दिन एक्स्ट्रा हैं, इनसे बड़ी खूबसूरत सी चीजें होती हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे काम करता है। पहले देखते हैं, मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2001 को मंडे है। अगर हम इस जानकारी को मान लेते हैं, अभी हम इसकी सत्यता चेक करने जा रहे हैं, हो सकता है हो सकता ना हो, मेरा गणित तो कहता है, मेरी गणना कहती है कि 1 जनवरी 2001 को मंडे ही रहा होगा। मैं आपसे प्रश्न दूसरा पूछना चाहता हूं, 1 जनवरी 2002 को क्या दिन होगा। तो इसका मतलब है कि मैं बात क्या कर रहा हूं, एक 365 दिन चलने की बात कर रहा हूं। जब मैं 365 दिन चलता हूं तो हफ्ते तो चलते रहेंगे, कितने हफ्ते आएंगे भाई, 52 हफ्ते आएंगे, और 52 हफ्ते के बाद क्या, 1 दिन एक्स्ट्रा। इसका मतलब है कि मैं 1 जनवरी 2002 की जब बात कर रहा हूं तो ये क्या होगा, मंडे से 1 दिन आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा ऑड डे था। तो इसका मतलब +1 कर दें तो क्या आ जाएगा भाई, ट्यूसडे आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा।
ठीक है, तो इसी गणना के हिसाब से अब जरा आपसे पूछते हैं फिर से, जरा देखिए 1 जनवरी 2003 को क्या दिन आएगा। तो सीधी सी बात है, ये भी कौन सा साल है, एक साधारण वर्ष है जिसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। इसका मतलब है इसमें भी एक दिन जुड़ता चला जाएगा और इसका दिन क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। इसी प्रकार से 1 जनवरी 2004 को क्या दिन होगा, तो अब तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि यह दिन थर्सडे होगा। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं, जो कि प्रश्न थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा, अभी तक हमने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न में भिन्न क्या है, प्रश्न का रूप तो वही है लेकिन उसमें एक जानकारी का इस्तेमाल होगा। इसी जानकारी के हिसाब से अगर मैं पूछूं कि 1 जनवरी 2005 को क्या दिन होगा, तो अगर आप ध्यान दें 1 जनवरी 2004 से लेकर के 1 जनवरी 2005 के बीच में अब 365 नहीं 366 दिन है। क्यों? क्योंकि जनवरी 2004 से हम जब चलना शुरू करेंगे तो फरवरी माह में 28 नहीं 29 दिन होंगे। इसका मतलब है ये कैसा साल है, ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर कैसा होता है, अधिवर्ष, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसका मतलब है कि अब दिन थर्सडे के बाद फ्राइडे नहीं आएगा, क्या आएगा, सैटरडे आएगा। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2005 को क्या आएगा, सैटरडे। ये बड़ा ही सरल सा नियम है जो हमें हमेशा पता रखना चाहिए कि कौन से साल अधिवर्ष हैं और कौन से साल अधिवर्ष नहीं है। अधिवर्ष होने की गणना सिर्फ एक बात पर आधारित होती है कि उस साल या उस समय को चलने में हमारे सामने 29 फरवरी आई है या नहीं। अगर 29 फरवरी आई है तभी हम उसमें अधिवर्ष जोड़ेंगे या अधिवर्ष का जो एक्स्ट्रा दिन है वो जोड़ेंगे, वरना हम नहीं जोड़ेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 जनवरी 2004 को अगर थर्सडे है और अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 फरवरी 2004 को क्या होगा, तो अभी जो इसमें लीप ईयर जोड़ने का, लीप डे जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 31 दिन आगे बढ़ेंगे क्योंकि 1 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी के बीच में कितने दिन है, 31 दिन है। 31 दिन मतलब कितना हो गया, अगर 7 से भाग दें तो 4 हफ्ते तो पूरे हो गए और 3 दिन एक्स्ट्रा बचे। तो 3 दिन एक्स्ट्रा मतलब क्या हो गया, थर्सडे में 3 दिन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तब उस गणना के हिसाब से 1 फरवरी 2004 को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि हम लीप ईयर के कारण जुड़ने वाले दिन को तभी जोड़ते हैं जब 29 फरवरी उस क्रम में आता है। अगर 29 फरवरी उस क्रम में नहीं आएगा तो उसको हम नहीं जोड़ेंगे। तो ऐसा करते हैं, अब थोड़ा सा और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एनरिच करते हैं। अभी तक हमने जो बात करी, अभी बहुत साधारण बातें करी, लेकिन अभी हमने छोटे सालों की बात करी। छोटे साल कैसे होते हैं, जिसमें कि हमने जानकारी को 1 साल के रूप में रखा है। लेकिन होता क्या है, हम इस जानकारी को कुछ और विस्तृत रूप में रख सकते हैं। कैसे, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑड डेज यानी एक्स्ट्रा डेज जो आ रहे हैं हमारे पास, वो कैसे आ रहे हैं, वो नॉर्मल ईयर के कारण भी आ रहे हैं और लीप ईयर के कारण भी आ रहे हैं। क्योंकि दिन कितने हैं, या तो 365 हैं या 366। अब एक बात पे ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेंचुरी यानी 100 सालों में कितने एक्स्ट्रा डे या कितने ऑड डेज आएंगे, अगर इस प्रश्न के बारे में बात करें तो जरा सोचें कैसे काम करेंगे। हमारा इसके बारे में आकलन क्या है, अगर एक नॉर्मल सेंचुरी, ध्यान दीजिएगा जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। नॉर्मल सेंचुरी क्या, जिसमें कि ईयर क्लोजिंग जो हो रहा है, जो साल जिससे सेंचुरी खत्म हो रही है, वो लीप ईयर है या नहीं। इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर मैं कहूं कि 1 जनवरी 1601 से लेकर के 31 दिसंबर 1700 तक की बात करूं, तो इसमें अगर हम बात करें तो कितना हो रहा है, पूरे 100 साल हो रहे हैं, है ना। ये दोनों अगर इंक्लूड कर दें, इससे शुरुआत करके ये भी दिन अगर इंक्लूड कर दें तो पूरे कितने हो रहे हैं, 100 साल हो रहे हैं। लेकिन जो 31 दिसंबर 1700 है ना, ये बड़ा खास साल है। क्यों खास साल है, क्योंकि ये वैसे तो 4 से डिवाइड होता है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, ये क्या है, सेंचुरी क्लोजिंग ईयर है। तो इसका मतलब है कि जब हम नॉर्मल सेंचुरी की बात करते हैं तो इसमें नॉर्मल ईयर कितने होंगे, इसमें नॉर्मल ईयर होंगे 76,
76 और लीप ईयर कितने होंगे 24। फिर से समझ लें भाई, लीप ईयर हर चौथे साल पे आता है और चूंकि हम 100 साल की बात कर रहे हैं तो 100 को जब 4 से भाग देंगे तो 25 आने चाहिए थे, लेकिन ये 25 नहीं है। क्यों है? 24 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंत का जो साल है 1700 वो अपने आप में अधिवर्ष नहीं है, और चूंकि अधिवर्ष नहीं है तो कैसा होगा? नॉर्मल ईयर होगा। इसीलिए 25 में से एक कम हो गया और 75 में एक बढ़ गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को समझें, नॉर्मल ईयर कितने 76 और लीप ईयर कितने 24। अब अगर हम समझें, हमें पता है कि नॉर्मल ईयर जिसमें कि 365 दिन होते हैं उसमें हर साल में एक ऑड डे होता है। इसका मतलब क्या होगा? इसमें 76 एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे। इसी प्रकार से लीप ईयर की बात करें तो इसमें हर एक में 2 ऑड डेज होते हैं। इसका मतलब इसमें 48 दिन आ जाएंगे। तो इसका मतलब है ये एक नॉर्मल सेंचुरी जिसमें कि 100 साल थे, उसमें टोटल कितने ऑड डेज आ जाएंगे? 8 और 6 14, हासिल लगी 1, और ये कितना हो गया? 8 और 4 12, यानी 124। यानी एक सेंचुरी हमको 124 एक्स्ट्रा डेज देती है। अच्छा, इन एक्स्ट्रा डेज का हम लेकिन करते क्या है? इन एक्स्ट्रा डेज को भी हम हफ्तों में बांटते हैं। तो अगर हम इसको बांटें, 124 को हफ्तों में बांटें, तो जरा बताना भाई कितने हफ्ते आ जाएंगे? तो ऐसा करते हैं, 7 से भाग कर देखते हैं। 7 एकम 7, कितना आ गया? 54। 7 7 49, कितना बचा? 5। इसका मतलब ये है कि 17 तो पूरे हफ्ते आ गए, लेकिन ये 5 दिन एक्स्ट्रा आ गए, और इन 5 दिन के एक्स्ट्रा आने से हमारे पास कुछ जानकारी बढ़ जाएगी। वो क्या बढ़ जाएगी? जरा मैं देखता हूं, बताता हूं आपको, समझने की कोशिश करिएगा इसको जरा। अगर मैं कहता हूं कि 1 जनवरी 1601 को मंडे, तो ये बताइए 1 जनवरी 1701 को क्या दिन होगा? तो जिस तरह हमने पहले किया था भाई, 365 दिन में कितना है? एक एक्स्ट्रा ऑड डे था। इसमें कितना हो जाएगा? 5 आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, मंडे के आगे 5 गिनना शुरू करते हैं। मंडे के आगे 5 क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसका मतलब है कि अब दिन कौन सा आएगा? सैटरडे, क्योंकि ये कैसी सेंचुरी है? एक नॉर्मल सेंचुरी है। 1601 से लेकर के 1 जनवरी 1701, तो क्या आ जाएगा? सैटरडे। अब इसी बात को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अगर मैं कहूं कि 1 जनवरी 1801 को क्या दिन होगा, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? ये क्या होगा? ये सीधी बात है, ये भी कैसी सेंचुरी है? नॉर्मल सेंचुरी है, स्पेशल सेंचुरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1800 लीप ईयर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें वही 76 नॉर्मल ईयर और 24 लीप ईयर रहेंगे। तो इसका मतलब है ये भी भाई बढ़ जाएगा 5 दिन आगे। तो ऐसा करते हैं, सैटरडे से 5 दिन गिनना शुरू करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इसका मतलब ये क्या आ गया? थर्सडे। फिर बढ़े, 1 जनवरी 1901 को क्या होगा? तो इसका मतलब अब तो आप बड़ी जल्दी से निकाल लेंगे, वो क्या आएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। अब हम आगे तब बढ़ेंगे जब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझेंगे। अभी तक हमने बात करी थी किसकी? नॉर्मल सेंचुरी की। अब हम बात करते हैं स्पेशल सेंचुरी की। और स्पेशल सेंचुरी की बड़ी खास बात क्या होती है? उसमें नॉर्मल ईयर कितने होते हैं? 75, और लीप ईयर कितने होते हैं? 25। इससे क्या होता है? थोड़ा गणित में परिवर्तन आ जाता है। अब क्या होगा, पहले इसको समझते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। अगर मैं कहूं कि 1 जनवरी 1901 को ट्यूसडे है, और मैं कहूं आपसे कि 1 जनवरी 1901 से आपको जाना है 31 दिसंबर 2000 तक, तो आपने, अगर मैं दोनों दिनों को इंक्लूड कर लूं, शामिल कर लूं, तो मुझे दिखाई पड़ेगा मैंने 100 साल चला। और 2000 कैसा है? एक स्पेशल सेंचुरी ईयर है, क्योंकि ये कैसा है? ये 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, मतलब ये भी एक लीप ईयर है। इसका मतलब क्या होगा? अब नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे? 75, और लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 25। क्यों 25? क्योंकि सन 2000 भी अपने आप में एक लीप ईयर है। तो जो पहले हमने माइनस कर दिया था ना, -1, अब इसमें -1 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कितने दिन आ गए भाई? यहां पर आ गए 75, और यहां पर कितने आ गए? 50। इनको अगर जोड़ा तो कितना आ गया? 125। तो पिछली बार क्या था? 124 आया था। इस बार कितना आ गया? 25। तो अगर पिछली बार 5 दिन एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो इस बार कितने आ जाएंगे? सीधी सी बात है, 6 आ जाएंगे। लेकिन हम फिर भी करके देखते हैं, जरा इसको डिवाइड करते हैं। 125 को जरा भाग दें किससे? 7 से, क्योंकि इनको भी, ये जो एक्स्ट्रा दिन है, ये हम बांटेंगे किसमें? हफ्तों में बांटेंगे।
तो ऐसा करते हैं, इनको 7 दिनों के हफ्ते में बांटने की कोशिश करते हैं। तो 7 एकम 7, यहां पर कितना आ गया 5, ये हो गया 55, फिर क्या हो गया 7 7 49, और अब देखिए रिमाइंडर कितना आ गया 6। इसका मतलब है कि अगर मैं अब यहां पर बात कर रहा हूं आपसे कि 1 जनवरी 1901 को अगर ट्यूसडे है, तो ये बताएं कि 1 जनवरी 2001 को क्या दिन होगा। सीधी सी बात है, अभी तक जो चीज 5 दिन जुड़ते आए, अब कितने दिन जुड़ेंगे 6। यहां ट्यूसडे के बाद कितने जुड़ जाएंगे 6 डेज। तो ऐसा करते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं, ट्यूसडे के बाद जरा 6 दिन जोड़ते हैं। ट्यूसडे के बाद क्या आएगा वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और इसका क्या आएगा मंडे। इसका मतलब क्या आ गया मंडे। अब जरा एक बड़ी खूबसूरत सी बात देखिए, 1 जनवरी 1600 को क्या था मंडे, और 1 जनवरी 2001 को क्या आ गया मंडे, और ये क्रम अब लगातार चलता जाएगा। इससे हम एक बड़ी ही साधारण सी बात समझ सकते हैं कि एक कैलेंडर पूरी तरह से अपने आप को 400 सालों में रिपीट करना शुरू कर देता है। जो चीज 1 जनवरी 1601 को हुई मंडे, अगर मैं आपसे फिर से कहूं कि 1 जनवरी 2101 को क्या होगा, तो आप खट से कह देंगे इसमें 5 दिन जोड़ दो, तो कैसा आ गया देखो सैटरडे आ गया, और इसी क्रम में फिर थर्सडे और फिर ट्यूसडे आ जाएगा। इसका मतलब है कि कैलेंडर अपने आप को पूर्ण तरह से रिपीट कब करता है 400 सालों में रिपीट करता है, और ये इसका एक खूबसूरत सा पहलू है। अगर ये जानकारी हमको समझ में आ जाए तो कैलेंडर से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हम बड़ी ही सरलता से करते हैं। इन प्रश्नों को करने के लिए और तरीके और उनके एडवांस मेथड्स को हम अगली क्लास में रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास। थैंक यू।